चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान की बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको जल्दी कवर हो जाएगा, जल्दी से इसको पढ़ा के खत्म कर देता है। 12 अनुसूची है। अच्छा देखो, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अभी जस्ट तुम लोग अगर टेस्ट दिए हो तो उसमें मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? 8। और फिर बाद में 4 अनुसूचियाँ जो है वो बढ़ गया। तो इसके मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया, कुछ ना कुछ नया। और अनुच्छेद में भी देखोगे आर्टिकल्स में तो 395 अनुच्छेद थे और उसको संशोधन करके अभी वर्तमान में कितने हो गए? लगभग 448 के आसपास हो गया। मतलब संविधान संशोधन करके समय समय पर ज़रूरत के अनुसार अगर भारतीय संविधान में कुछ नया जोड़ने की बात होती है तो संविधान संशोधन करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थे उसकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि 8 अनुसूचियाँ क्या क्या थी। इसके बाद फिर जो संविधान संशोधन करके पढ़ा दिया गया उसको फिर देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया? जैसे ही अगर तुम लोग प्रारंभ में अगर भाग पढ़ो, अनुच्छेद 1 पढ़ो और अनुसूची 1 पढ़ो, तीनों चीज़ में एक ही चीज़ का वर्णन किया गया। किस चीज़ का? भारत संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। तो अनुसूची में भी यही होगा कि भारत संघ एवं राज्यों का क्या है? भारत। अनुच्छेद 1 में भी, भाग 1 में भी और अनुसूची 1 में भी तीनों चीज़ में एक ही चीज़ का वर्णन किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र है। देखो क्वेश्चन आया था एक बार, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। पीसीएस में क्वेश्चन क्या हुआ था कि अगर मान लो कि किसी भी अगर मान लो कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जाता तो किस अनुसूची में बदलाव होता? अगर भारत में नए राज्यों का निर्माण होता है तो किस अनुसूची में बदलाव होगा? एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था ना, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो किस अनुसूची में बदलाव किया होगा? किस अनुसूची में बदलाव किया गया? पहले अनुसूची में। अनुसूची किस में बदलाव किया गया? प्रथम अनुसूची में। तो इसमें कुल कितने राज्य है? हमारे भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है? वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना? यूटी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस चीज़ का वर्णन किस में किया गया? अनुसूची 1 में किया गया। अनुसूची 1 में बस कुछ याद नहीं रखना है कि अनुसूची 1 में भारत के जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उस चीज़ का वर्णन किया गया। अगर किसी भी राज्य में राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाया जाता है, जैसे कि अभी वर्तमान में देखोगे कि मिथिला राज्य का मांग हुआ रहा। अगर मिथिला राज्य का निर्माण होगा तो किस अनुसूची में बदलाव किया जाएगा? अनुसूची 1 में बदलाव होगा। तो अनुसूची 1 होगी। हाँ हाँ, बिहार में अगर देखेगा ना तो 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं मिथिला क्षेत्र में, तो वो 9 डिस्ट्रिक्ट को अपना कवर कर लेगा। जिसमें आप तुमको आ गया दरभंगा आ गया, समस्तीपुर आ गया, मुजफ्फरपुर आ गया, सीतामढ़ी आ गया, सुपौल आ गया, सहरसा आ गया, बेगूसराय आ गया, हाँ मधुबनी आ गया। इस पूरा 9 जिला को कवर करेगा। और उसका आगे जो भी हो मिथिला राज्य का मांग कर रहा है। देखते हैं भाग 2 में क्या। देखो अनुसूची 2 और 3 को रिलेट करके पढ़ेंगे, एक जैसा पढ़ेंगे क्यों, तभी याद रहेगा। याद करने का भी तरीका रहता है। अब ऐसे नहीं रट्टा मार लिए भाग, मतलब अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में शपथ है, अनुसूची 4 में राज्यसभा है। एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ो। अनुसूची 2 और 3 एक जैसा है। अनुसूची 2 और 3, 2 में क्या है? 2 में है वेतन। 2 में किस चीज़ का? वेतन भत्ता एवं पेंशन है। वेतन भत्ता एवं पेंशन का वर्णन किया गया। और किसका पेंशन? और अनुसूची 3 में किया गया कि जिस अधिकारी का, मतलब जिस व्यक्ति के वेतन भत्ता एवं पेंशन की बात की गई उसी का शपथ का बात किया गया इसमें। अब तुम लोग इसको याद कैसे रखोगे कि 2 में वेतन है और 3 में शपथ है? कैसे याद रखना है वो देखो। याद कैसे रखना है? अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि तुम लोग किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे ना, तो सबसे पहले क्या बात करोगे उससे? जॉब तुम्हारा बोलेगा कि जॉब पर रख लेंगे, तो इसके बाद तुम क्या बात करोगे उससे? मेरा वेतन कितना है, तनख्वाह कितना है। तो पहले किसकी बात की तुमने? सैलरी की। तो पहले सैलरी, तो पहले वेतन। अनुसूची 2, सैलरी मिलने के बाद ही ना तुम काम पर जाओगे। सैलरी मिलने के बाद जाओगे तो तब शपथ लोगे तुम कि हाँ इस पद पे मैं काम करूँगा। तो किसका वेतन और भत्ता एवं पेंशन और किसकी शपथ की बात करिए? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल हो गया, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के, हाँ जितने भी नेता, उनके वेतन भत्ता एवं पेंशन की बात अनुसूची 2 में किया गया है। और उन्हीं के शपथ की बात किस में किया गया है? अनुसूची 3 में। तो 2 3 एक जैसा है।
2-3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, उन सब की वेतन भत्ता एवं पेंशन की बात की गई है। और उन्हीं व्यक्तियों का शपथ लेगा किस में? अनुसूची 3 में। ये दोनों एक जैसा है और हमेशा विद्यार्थी भूल जाते हैं यहाँ पर कि 2 में वेतन होगा कि 2 में शपथ होगा, पहले शपथ लेगा कि वेतन। तो याद रखना कैसे, जब भी तुम किसी अगर मान लो प्राइवेट कंपनी में जाते हो जॉब के लिए, तो सबसे पहले उनसे बात करते हो कि हमारा वेतन क्या होगा, सैलरी कितनी होगी। सैलरी यानी वेतन, तो पहले वेतन आया तो पहले वेतन, इसके बाद ना काम पर जाओगे, इसके बाद शपथ लोगे। ठीक, अब देखो अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा दिया गया। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, या किस राज्य में कितने सीट होंगे, किस राज्य में कितने राज्यसभा सीटों का वर्णन किया गया। और वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाली राज्य कौन सी है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा, लोकसभा सीट भी सबसे ज़्यादा, विधानसभा सीट भी सबसे ज़्यादा। तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस आधार पर करना, उसका वर्णन किस में किया गया? अनुसूची 4 में किया गया। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किस में है? सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो यूपी में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में। और कुल कितना सीट है? 31 सीट है राज्यसभा सीट। राज्यसभा के कितने सीट है? 31 है। ठीक है, बंटवारा मतलब किस राज्य में कितना जाएगा, उस आधार पर इस चीज़ का अंदर वर्णन किया गया। अब आगे अगर पीसीएस की तैयारी करोगे या उससे ज़्यादा तब गहराई में पढ़ोगे कि किस आधार पर ये 31 सीट दिया गया है, किस आधार पर अलग अलग राज्यों पे बंटवारा किया जाता है, तो वो देखने के लिए बन जाता है। ठीक है, राज्यसभा सीट। अब देखो इसमें राज्यसभा सीटों का बंटवारा ना, अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। कैसे पूछ देता है? इन राज्यसभा सीटों के सदस्यों के चुनाव कैसे कौन करता है? विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा। बेसिकली अगर देखोगे तो उसी के द्वारा। तो क्या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीट है? दिमाग लगाओ तो, लॉजिक लगाओ तो, क्या केंद्र शासित प्रदेश में है? नहीं होगा। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है, पुदुचेरी पे भी है। अगर दिल्ली में विधानसभा सीट है तो राज्यसभा भी सीट होगी। पुदुचेरी में अगर विधानसभा सीट है तो राज्यसभा सीट होगी। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि क्या केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्यसभा सीट का बंटवारा किया गया है कि नहीं किया गया है? तो किया गया है, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी पे है, इसलिए किया गया है। बात भारत के 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे राज्यसभा सीटों का वर्णन किया गया है, दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि उन्हीं दोनों में विधानसभा सीट है। आप देखो 5 और 6 को एक जैसा पढ़ेंगे। 5 और 6 में एक ही है, दोनों में एक ही चीज़ का वर्णन किया। इसमें है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया है। के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। भारत के जितने भी राज्य है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया कि उसके अंदर में कैसे प्रशासन चलेगा इसका। और 6 में अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित कितने? सिर्फ इसमें जनजाति की बात की गई है, अनुसूचित जनजाति की। और 5 में है सभी राज्यों के लिए दिया गया, सभी राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। और अनुसूची 6 में सिर्फ और सिर्फ जनजाति की बात की गई और सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है। कितने राज्य के? सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य की जनजाति के प्रशासन का बात कहा गया। कितने राज्य? और ये 4 राज्य इंपॉर्टेंट है कि अनुसूची 6 में कुल कितने राज्य की अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है, या उसके लिए विशेष प्रावधान है। 4 राज्य है और 4 राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का राज्य है। और वो 4 राज्य कौन कौन से, उसको भी याद रखना जरूरी है। पूछ देता है कि अनुसूची 6 में कौन से राज्य को शामिल नहीं किया गया, और यहाँ पे बहुत फंसता है विद्यार्थी सब। याद कैसे रखना? मैप पे याद रखना है तुमको। कैसे मैप पे? जब पूर्वोत्तर भारत का जब नक्शा वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो याद होगा कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है। सबसे पहले अगर ऊपर में देखेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, इस साइड से देखो तो यहाँ पर क्या है? असम। सबसे पहले असम लो। असम के जस्ट बगल में नीचे में मेघालय है। क्या है? मेघालय मणिपुर में फंसा ले। हाँ बस देखो मेघालय है, और ये जो निकला हुआ क्षेत्र देख रहा, मेघालय से बॉर्डर टच कर रहा है त्रिपुरा। ठीक, और त्रिपुरा के जस्ट बगल में है क्या? मिजोरम।
यही 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रशासन का प्रावधान किया गया। प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया इस 4 राज्य में, क्योंकि ये 4 राज्य असम मेघालय को टच करता है, मेघालय त्रिपुरा को करता है और त्रिपुरा मिजोरम को करता है। याद कहाँ फंसता, कहाँ पता, मणिपुर में सबसे ज़्यादा फंसता है। मिजोरम ना लगा के मणिपुर लगा देता है, मिजोरम ना लगा के क्या लगा देता है, मणिपुर। तो ये 4 एक क्रम में याद रखो। तो 4 राज्य कौन कौन सा हो गया? असम हो गया, असम के जस्ट बगल में मेघालय हो गया, उसके जस्ट बगल में बॉर्डर टच करता है त्रिपुरा हो गया, और उसके जस्ट बगल में मिजोरम हो गया। और नहीं तो याद रखो एगो पूर्व वाला होगा, ओनली फॉर एक पूर्व वाला होगा, दूसरा पूर्व वाला नहीं, मणिपुर नहीं होगा। बस इतना। ये 4 राज्यों का प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया। प्रशासन का क्या किया? प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया, विशेष प्रावधान। मिटा दे इसको। इसका नोट्स वैसे हम प्रोवाइड कर ही देंगे ग्रुप में, नोट्स इसका बढ़िया से हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? मिटा दे। चलो हाँ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति सिर्फ है। हाँ, सिर्फ जनजातियों की बात कही गई इसमें। अब देखो, अब कितना अनुसूची 6 हो गया, अब अनुसूची कितना है? 7। इसमें कहा गया है केंद्र प्लस राज्य में, केंद्र प्लस राज्य में शक्तियों का विभाजन, विभाजन का जिक्र की, विभाजन का प्रावधान है। इसी में वर्णन किया गया सूचियों का, किसका? सूची का वर्णन किया गया। और सूची कितने प्रकार के भारत में? 3 प्रकार के। पहला जो है कौन सा सूची? संघ सूची, संघ। दूसरा कौन सा हो गया? राज्य सूची। और तीसरा हो गया कौन सी सूची? समवर्ती सूची। शक्तियों का बंटवारा दिया गया है कि इस 3 प्रकार का सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें कुछ विषय दिए गए हैं संघ को कानून बनाने के लिए, कुछ विषय दिए हैं राज्य को कानून बनाने के लिए, और कुछ विषय दिया गया है समवर्ती, यानी दोनों। समवर्ती का मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची में जो भी विषय आएगा ना, उस विषय पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और संघ सरकार भी, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन लागू, अगर मान लो कि समवर्ती सूची में कोई विषय शामिल किया गया, जस्ट लाइक शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अगर शिक्षा पर राज्य सरकार कोई कानून लेके आती है तो कानून उसको बना लेगी, अपने विधानसभा मतलब विधानमंडल में बिल पास करवा के कानून बना लेगी। लेकिन उसको एक बार केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे अनुमति लेना पड़ेगा? केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा कि हम अपने राज्य में शिक्षा में कुछ बदलाव कर रहे हैं, आप इसको चेक कर लीजिए एक बार। तो वो उसको एक बार रिव्यू कर लेगा। अगर वो केंद्र सरकार अगर इसको मान्यता दे दिया तो फिर लागू होगी, मान्यता नहीं दिया तो लागू नहीं होगी। और ये कैसे होता है वो देखो, वर्ग कैसे करता है। पहले तो देखेंगे कि इसमें कुल कितने विषय दिया गया है। तो पहले और बाद में, यानी पहले और बाद में। पहले संघ सूची में 97 विषय थे। कितने थे? अब वर्तमान में 100 हो गया। देखो इधर से बढ़ गया, इधर घट जाएगा। पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में पहले कितने थे? 97, बढ़ के कितना हो गया? 100। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66, और घट के कितना हो गया? 61। इसमें से कुछ निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया, फिर कुछ संघ में ले लिया और कुछ समवर्ती में। और समवर्ती सूची में कुल कितने थे? पहले 47, अब कितने हो गया? 52 विषय ऐसे हो गए, 52 विषय वैसे हो गया। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, संघ सूची में कौन सा ऐसा विषय होगा? तो सेना किस सूची का? सेना पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगा। क्या उस पर राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा? राज्य सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर यहीं पर पुलिस कर देगा। तो देखो सेना जो हो गया संघ सूची का हो गया,
सेना तो केंद्र भारत के लिए ना है, पूरे देश के लिए ना होता है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। उस पर राज्य के लिए उसको कोई हस्तक्षेप देगा नहीं। पुलिस, अगर पुलिस देखो तो पुलिस जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगर पुलिस का देखो, बिहार के पुलिस में अगर देखेगा तो अगर देखो अलग अलग राज्यों में पुलिसों का अधिकार जो है ना, शक्ति है ना, अलग अलग मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार के दरोगा का जितना पावर है ना, दिल्ली के हेड कांस्टेबल को उतना पावर दिया गया, उतना पावर उसके बराबर में दिया गया। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया, पावर किया गया, इसलिए पुलिस को कहाँ रखा गया? राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में शिक्षा है, शिक्षा और बहुत विषय सब है, जो इसला विषय आपको याद नहीं कर रहा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो याद करना रहेगा उसका PDF आप भेज ही देंगे। तो समवर्ती और समवर्ती सूची में जो भी विषय रहेगा उस पर दोनों में से कोई कानून बनाएगी, लेकिन ज़्यादा हस्तक्षेप किसका रहेगा? केंद्र सरकार का। ज़्यादा हस्तक्षेप किसका रहेगा? केंद्र सरकार का। मेन तुम लोग को ये याद करना, वर्तमान में कितना है वो याद रखना है। पहले वाला, क्योंकि अभी वाला ही ज़्यादातर वर्तमान वाला पूछता है, बाद वाला नहीं, बाद वाला ही ज़्यादातर पूछेगा, पहले वाला नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस अनुसूची में? हाँ बोलो। हाँ हाँ, वोटिंग नहीं, वोटिंग नहीं होती। अगर मान लो कि जैसे एग्जाम्पल, हल्ला नहीं करो, ए लड़का लोग हल्ला नहीं करो। एग्जाम्पल के तौर पर कृषि बिल लाया गया था, कृषि किसकी है? अगर मान लो एग्जाम्पल पर तौर पर देखो, कृषि बिल लाया गया था, तो कोई सा भी बिल जो पास होता है किस में होता है? संसद में बिल पास होता है, तो संसद में वोटिंग नहीं होगा। हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं वो प्रतिनिधि कानून बनाएगी हम लोगों के लिए, और जो भी वो कानून बनाएगी हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को चुनकर कौन भेजा है? हम ही लोग तो भेजे उन लोगों को चुनकर। हाँ, संसद में इस पर वोटिंग होती है। संसद, जैसे कि संसद में कितने सदन? 3 सदन, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। इसमें बिल पास करवा, इसमें भी बिल पास करवा बहुमत के साथ, और इसके पास रिव्यू के लिए जाएगा और ये साइन करेगा। अगर इन दोनों से बिल पास हो गया, जो बहुमत है उस बहुमत से बिल पास 50% + 1, कितना? 50% + 1 से बिल पास करवा दोनों में, दोनों सदन में बिल पास हो गया। फिर राष्ट्रपति को इस पर साइन करना ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन कर देगा। जैसे ये साइन कर दिया वो कानून बन गई और पूरे देश में लागू हो गया। पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो जाएगा। तो ये यहाँ से बिल होना ही होना है। हाँ, अगर इस सूची जो विषय इसमें शामिल है वो संघ सरकार पे बिल पास होगा, और जो इसमें बिल शामिल है वो विधानमंडल में पास होगा। यानी संघ वाले में अगर मान लो कि सेना है, तो सेना में कुछ अगर बदलाव करना है, कुछ नया कानून लेके आना है, तो संसद में बिल पास होगा। कहाँ पास होगा? और राज्य में कुछ विषय, जैसे कि पुलिस है, तो अगर कोई भी राज्य सरकार अगर बनाना चाहेगा तो उस राज्य के विधानमंडल में पास करवाना पड़ेगा। और विधानमंडल में कितना? जैसे संसद का 3 भाग, विधानमंडल का भी 3 भाग। एक हो गया कौन? विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, और तीसरा राज्यपाल। सेम तरीका से यहाँ भी बिल पास करवाओ, वही 50% + 1 से बिल पास करवा लो, इसके बाद हो जाएगा। लेकिन समवर्ती सूची में दोनों में से कोई करवा सकता है, जिसको होगा। पावर किसको सबसे ज़्यादा? केंद्र वाले को। राज्य वाला अगर मान लो कि इसमें से किसी विषय पर राज्य वाला बिल पास करवा देता है, सारा चीज़ हो गया, तो उसको एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। अगर वो मना कर दिया तो फिर वो लागू नहीं होगा समवर्ती वाले में। लेकिन अगर समवर्ती वाले में केंद्र सरकार बना ली तो वो सबको बांटना पड़ेगा, हर राज्य को बांटना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया? नहीं, राज्य वाले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखो अब हम लोग देखेंगे कौन सी सूची? 8वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया? राजभाषा का। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? राजभाषा। आप बताओ, मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं का वर्णन किया गया था? मूल संविधान में इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है ना। राजभाषा कुल कितने? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। इसमें कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन। लेकिन अगर मूल संविधान में देखेंगे, मूल रूप से कुल कितने भाषा शामिल थे? 14 भाषा शामिल थे। कितने भाषा शामिल थे? कितने भाषा शामिल थे मूल संविधान में? 14। 8 गो शामिल हुआ ना। 8 गो शामिल करने के लिए संशोधन तो किया ही होगा। तो कब कब संशोधन किया ये भी तो हमको पढ़ना जरूरी है ना। तो सबसे पहला संविधान संशोधन सिंधी भाषा के लिए 21वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या? 21वां
संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ा गया? जोड़ा गया सिंधी भाषा। ठीक। इसके बाद दूसरी बार हुआ संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। किस संविधान संशोधन? 1992। इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। 3 कितने भाषा जोड़ा गया? 3 भाषा देखो कि कहाँ कहाँ से जोड़ा गया। हाँ, क्या बोर्ड मास तरीका से? वो तो चौथी बार हुआ। सबसे पहले जाएंगे पश्चिम भारत में, वहाँ से कोंकणी को ऐड किया गया। कोंकणी को किसको? कोंकण को ऐड किया गया। किसको किया गया? कोंकण। दूसरा जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुरी को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? मणिपुरी। और तीसरा नेपाली को ऐड किया गया था इसमें। यानी नमक, इसका ट्रिक सही बोला है लड़का, नमक था ट्रिक। क्या है? 9 से हो गया क्या? नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये ट्रिक है, याद कर लेना। इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया। अब चौथी बार जो संविधान संशोधन हुआ होगा, नेपाली भाषा भी अपने आप बोल सकता, लिख सकता है? नहीं, वो समझो। हाँ, बोल सकते हो, लिख सकते हो। राजभाषा में, भारत के राजभाषा में कुल कितने भाषा का वर्णन किया गया? 22। ये पूरे 22 भाषा भारत में मान्यता प्राप्त है। और एक अवार्ड मिलता है, तुम लोग को पता होना चाहिए, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। कौन सा अवार्ड? तो वही साहित्य अकादमी इस 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषा में? 22+2। कितने भाषा में? 22+2, यानी 2 गो भारतीय संविधान में 22 भाषा को शामिल किया। इस 22 भाषा में देना तो देना है ही, देगा ही देगा। और +2 एक्स्ट्रा भाषा को दिया जाता है, जो हमारे राजभाषा में शामिल नहीं भी है, उसमें भी दिया जाता है। तो वो 2 कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी हमारे भारतीय राजभाषा में नहीं है, और न ही राजस्थानी है। लेकिन राजस्थानी सरकार उसको मांग कर रहा है कि हम राजस्थानी भाषा को आप 8वीं अनुसूची में शामिल करिए, शामिल करने के लिए। अब तीसरा बार भी तो कुछ ना कुछ संविधान संशोधन है। अभी तो 1, 2, 3, 4, 14, 4, 18 ही हुआ। हमको तो 22 पुराना है। इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ होगा? हाँ बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? नेपाली के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मान्यता प्राप्त है, आप बोल सकते हो भारत में। हाँ, संवैधानिक तरीका है। हाँ पूछ, ये नहीं मतलब, हाँ पूछ, हाँ बोल सकते हो। ठीक है, हो गया। कि अब देखो इधर 92वां संविधान संशोधन कितना? 92। 2003 या 4? 3 या 4 में? 2004 या 3? हाँ 2003 बोलो। इसमें कुल कितने भाषा जोड़े गए थे? 4 है। चलो 3। हाँ 2003 में कौन सा भाषा जोड़ा गया? इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन सा? बोर्ड मास। देखो, बो से बोरो, डी से डोगरी, म से मैथिली, और स से संथाली। भोजपुरी को नहीं मिला है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ये तो हमारा कौन सा था? जो मूल संविधान में था। अब 4 गो जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? 4 गो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। उसमें भी ना कुछ विषय होगा, कुछ ना कुछ चीज़, उसको भी देख लो, उसको भी ख़त्म कर ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं। मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। अब हमको देखना है 4 को जो संविधान संशोधन करके ऐड किया गया उसको। इसके बाद कौन सी हो गई? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? इसको किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था भारतीय संविधान में?
पहला ही संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। प्रथम संविधान, पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब? 1900। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया? देखो, पहला ही संविधान लागू होने के जस्ट 1 साल बाद इसको 9वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी। जरूरत पड़ गया, क्यों? ये जो जमींदारी प्रथा था ना, उसका उन्मूलन करना चाहता था, इसलिए इस बार इसने पहला ही संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची रख दी। और ये प्रावधान कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखा है उस विषय पर आप न्यायालय में इसको न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि आप अगर 9वीं अनुसूची में अगर कोई सा भी विषय रख दिया जाता है तो आप इसको न्यायालय में उंगली नहीं उठा सकते हैं, आप इसमें न्यायालय में उंगली नहीं उठा सकते। और वर्तमान में जाके इसमें कुल कितने विषय हो गए? इसमें देखेगा तो 284 विषय को अभी तक शामिल कर लिया गया। पहले यह प्रावधान कर दिया गया था कि आप 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ रखा होगा उसको आप न्यायालय में उंगली नहीं उठा सकते, उस पर आप कोई भी प्रावधान नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये हटा दिया गया। क्या हो गया बाद में? तो इसमें मेन किस चीज़ का वर्णन किया गया? ये तो पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था ना। वर्णन किस चीज़ का किया गया? भूमि सुधार का किया गया। किसका किया गया? भूमि सुधार, याद रखना, भूमि सुधार का वर्णन इसमें किया गया था। और वर्तमान में 284 विषय है। कुछ सालों के बाद इसमें सरकार अपने हित के लिए काम करने लगे। मतलब अगर पब्लिक जो है किसी भी चीज़ को लेकर न्यायालय पहुंच जाता था, कोई भी चीज़ लेकर क्या पहुंच जाता था? न्यायालय पहुंच जाता था, तो उसको सरकार क्या होता था? उस चीज़ को 9वीं अनुसूची में रख देता था। आप उस पर उंगलियां नहीं उठा सकते, आप उसको दावा नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं कर सकते दावा। तो आगे जाके उस न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमको इस प्रावधान को हटा दिया गया है। और इसमें आगे प्रावधान कर दिया कि इस विषय में जो भी संवैधानिक तरीका से जिस चीज़ को आप दावा कर सकते हैं उसको आप न्यायालय में जाके दावा कर सकते हैं, आप उसको कानून लड़ सकते हैं। तो अब वर्तमान में ये हटा दिया गया। और ये शायद हमको लग रहा है कि 2007 के आसपास ये हटाया गया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का शामिल किया गया? भूमि सुधार का शामिल किया गया। ये कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में कुल 284 विषय शामिल कर दिया गया। अब आ गया कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया? दल बदल का। कौन सा? दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। दल बदल कानून, इसको 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। देखो उस समय होता क्या था, ये दल बदल क्या है? उस समय छोटी छोटी पार्टी बहुत सारी आ गई थी और पूर्ण बहुमत न मिलता था। क्या नहीं मिलता था? पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण एक पार्टी दूसरे पार्टी में चला जाता था, दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी में चला जाता था। इससे बहुत मतलब काम अच्छा नहीं लगता, उसको फायदा होता था। तो वही से कानून लेके आया कि दल बदल, आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाइएगा तो आपकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टी की सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यही कानून लेके आया था कि आप एक पार्टी से। और याद होना चाहिए, भारत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन में 3 पार्टियों का बदलाव किया था। कौन सा था? गयालाल। याद है? 1966 में हरियाणा के ये व्यक्ति थे, एक दिन में 3 पार्टी का बदलाव किया था गयालाल 1966 में। ये बहुत सारा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए दल बदल कानून लेके आया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। और आप दल बदल नहीं कर सकते। हाँ बोलो। ये जो दल बदल कानून है सिर्फ पार्टी पे लगता है या फिर नेताओं पे? नेताओं पे। एक नेता जो है दूसरे, मतलब है ना, अब बीजेपी का कोई सांसद है, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता है ना, उसके लिए प्रावधान किया गया। पार्टी पे भी लगेगा? हाँ पार्टी पे भी लगेगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल था। अब मेन तुम्हारा 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इन दोनों को भी याद रखना। अब देखो 11वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का सम्मानित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था, इसको किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1993वां संविधान संशोधन 1992 और
93 इसलिए 92 में पेश किया गया और 93 में ये लागू हो गई इसलिए। अब देखो पंचायती राज व्यवस्था शामिल किया गया, इसमें क्या किया गया, पंचायती राज आ गया। सबसे पहले पंचायती आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लो। भारत के सबसे पहले किस राज्य में या किस जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला से। और इस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को मान्यता प्राप्त, संवैधानिक मान्यता प्राप्त दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संवैधानिक मान्यता प्राप्त दे दिया। और वर्तमान में अगर देखोगे तो अलग अलग राज्य में अलग अलग स्तरीय का पंचायती राज व्यवस्था लागू है। जैसे कि अगर बिहार में देखोगे तो त्रिस्तरीय है, बंगाल में देखोगे तो 4 स्तरीय है, बंगाल में देखोगे तो कितना स्तरीय है, सिक्किम में, मणिपुर, त्रिपुरा में चला जाओ तो 1 स्तरीय है, कर्नाटक में चला जाओ तो 2 स्तरीय है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, हरियाणा इस सब में 2 स्तरीय है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इसमें त्रिस्तरीय है, और पश्चिम बंगाल में कितना है? 4 स्तरीय। ये स्तरीय का मतलब तुम लोग क्या समझे हो? नहीं समझते ना। देखो क्या करो, बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग बिहार से हैं तो बिहार का अगर बिहार में देखोगे, क्या बिहार में त्रिस्तरीय शामिल है? 3 स्तरीय का मतलब इसमें 3 प्रकार से शासन होता है। पहला हमको ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, ग्राम जो कौन करता है हमको? मुखिया हम लोग के लिए शासन करता है, मुखिया, ठीक है, मुखिया। दूसरा आएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति आएगी, इसमें कौन करता है? प्रमुख, इसमें प्रमुख शासन करता है। दूसरा स्टेप आ गया, दूसरा स्तरीय। प्रमुख नहीं होता, सभी समिति मिला के एक बनता है प्रमुख। हाँ, समिति होता ना, उसी समिति में से एगो प्रमुख बनता है ना, हाँ वही समूह। और तीसरा क्या होगा? जिला स्तर पर। किस स्तर पर? जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष, जिसे बोलते हैं जिला अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष। तो पहला बिहार में त्रिस्तरीय है। पहला स्तर पर कौन शासन करता है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत पर मुखिया, पंचायत समिति पर प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष। और ये 3 स्तर ये देखेंगे ना तो बिहार में तो लागू है ही है, साथ में हमारे यूपी में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है। गुजरात की बात अब यहाँ पर देखो, इधर देखो, गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात में 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है, लेकिन 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर नहीं है। यहाँ पे अलग पंचायत समिति ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत ठीक है, पंचायत समिति के जगह पर तालुक समिति है। कौन सी समिति है? तालुक समिति कहा जाता है। और जिला स्तर भी है। तो गुजरात में एक अलग प्रावधान है पंचायत मतलब शासन करने का, पंचायती का। पश्चिम बंगाल में 4 गो ग्राम पंचायत, अंचल अधिकारी और जिला परिषद। जहाँ पे 2 है वहाँ पे सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला स्तर, और जहाँ पर 1 है सिर्फ ग्राम पंचायत, जिसे हलवा पंचायत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हलवा पंचायत, जो जम्मू कश्मीर में लागू है। जो कहाँ लागू है? जम्मू कश्मीर। 1 स्तरीय पंचायत कहाँ कहाँ लागू है पता है? 1 स्तरीय तुमको लागू है सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल होगा, और एक जम्मू कश्मीर होगा। केरल और जम्मू कश्मीर में इसको हलवा पंचायत कहते हैं। एक ही स्तर है, एक ही स्तर पर उसको शासन किया जाता है, हलवा पंचायत। 2 स्तरीय देखेगा तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, कर्नाटक और हरियाणा, और जो बच गया सब त्रिस्तरीय में। तो कुछ ऐसे राज्य भी है, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी है जहाँ पे कोई पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो राज्य में देखेगा जहाँ पर किसी भी प्रकार का पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। वो कौन कौन सा है? राज्य में देखोगे, राज्य में देखो 3 गो राज्य ऐसा है। कौन कौन सा राज्य? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लागू नहीं है। कहाँ नहीं है? मतलब कुल इतने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है।
बाद बाकी जितने भी राज्य है कहीं ना कहीं 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। और 4 स्तरीय का याद रख, 3 स्तरीय तो बहुत राज्य में है, 4 स्तरीय मात्र एक राज्य में याद है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का याद रखना 4 स्तरीय है। बाद बाकी बहुत सारे राज्य में 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, उस सब का याद नहीं रखना। 4 स्तरीय का अपने बिहार का याद रखो, बस पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय और जिसमें लागू नहीं है उसका याद रखो। इसके लिए एक बात बताओ, यहाँ पे कोई पंचायत नहीं ना लागू है, लेकिन कोई ना कोई शासन करता होगा ना। तो यहाँ पर शासन करता जनजातीय समिति पर शासन करता है। कौन सी समिति करती है? जनजातीय समिति इसके लिए शासन करता है यहाँ पर। और गुजरात के लिए याद क्या रखना है, गुजरात में त्रिस्तरीय है, लेकिन ये वाला त्रिस्तरीय नहीं है। ग्राम पंचायत, तालुक समिति और जिला समिति। यहाँ पे पंचायत समिति है ना, पंचायत यानी प्रखंड लेवल पर बोलोगे। यहाँ पे कौन लेवल पर? प्रखंड लेवल पर बोलो। प्रखंड लेवल पर प्रमुख, ग्राम पर मुखिया, प्रखंड पर प्रमुख और जिला पर जिला परिषद अध्यक्ष। वहाँ पे वहाँ नहीं है, वहाँ पे तालुक समिति एक अलग से आती है। गुजरात का अगर पूछेगा एक्स्ट्रैक्ट तो ठीक है। तो ये था हमारी पंचायत समिति। और पंचायतों के लिए जैसे कि ये 2 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, चतुर्थ स्तरीय है, इसके लिए भी तो अलग अलग समितियाँ सब आई होगी ना। तो कुछ कुछ समिति सबका गठन किया गया, वो याद कर लो ना, उसको भी एक बार हम देख ही लेते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट समिति सब आई है, बहुत इंपॉर्टेंट समिति। उस 4 गो समिति सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका याद कर लो। इस मेन इसमें तुम लोग को याद क्या रखना है? मेन ये याद रखना है किस राज्य में लागू नहीं है, यही ये नहीं पूछेगा बिहार में कितना स्तरीय है, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए हम बता दिए हैं, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, कब ऐड किया गया था, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। अब इसमें कुछ समितियां सब है, उस समिति को याद कर लो, उसकी समिति की स्थापना याद करना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। देखो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति पढ़े हो, सबसे पहले वही आई थी। आया तो बहुत समिति थी, उतना हमको नहीं पढ़ना। बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हाँ ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए ये 2 स्तरीय दिया था। पंचायती राज ये त्रिस्तरीय दिया था, ये त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 स्तरीय दिया था। पंचायती राज मेहता समिति ये कब आया था? जस्ट याद है बोलो? 1957। 1900 इसके जस्ट बाद तुमको आ गया कौन सा? अशोक मेहता समिति। ये कब आया था? जस्ट 20 साल बाद। इसके बाद कौन आया? PV के राव समिति और LM सिंधवी समिति। PV के राव समिति ये कब आया? 1985। और चौथा याद रखा LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति 1986। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे तो ये जो त्रिस्तरीय है और ये 2 स्तरीय लेके आया था। दोनों का ये चारों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको याद कर लें। मेन 4 बहुत है। हो गया। अब लास्ट हम लोग का बचा है कौन? हाँ इसमें एक और चीज़ बताना था, छूट गया था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए ना कुछ विषय शामिल किया गया कि इस विषय पर आप कानून बना सकते हैं। जैसे कि गांव घर में देखोगे तो कृषि हो गया, सड़क हो गया, इस सब पे लागू इसका करता है। तो इसमें कुल कितने विषय शामिल किया गया? इस संविधान संशोधन में विषय पूछेगा, याद रख लेना। विषय 29 विषय शामिल किया गया। कितने? ये छूट गया था, इसको लिख लेना। 29 विषय इसमें शामिल किया गया कानून बनाने के लिए। कितने विषय? पंचायती राज व्यवस्था को कुल 29 विषय दिया गया कानून बनाने के लिए। पूछतेगा 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया तो उसमें कुल कितने विषय दिए थे कानून बनाने के लिए? 29। हो गया क्लियर? इसको मिटा दे। अब लास्ट हमको बच गया है 12, बस खत्म ही है, लास्ट ही है, उसमें कुछ है ही नहीं। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया। किसका? नगर पालिका। जैसे ये पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसी तरह नगर पालिका का जस्ट 1 साल बाद 74वां संविधान संशोधन करके और इसका संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था 1992-93 में इसको भी। और इसमें कुल विषय कितने दिया गया? 18 विषय प्रदान किया गया इसको कानून बनाने के लिए। वर्तमान जिस तरह से इसको दिया गया 29 विषय, सड़क बनाना कानून, ये साफ सफाई, उसी तरह इसको नगर पालिका को दिया गया 18 विषय। हो गया अनुसूचियाँ खत्म।